आप सभी को रमो का नमस्कार। एप्ट्रिक्स ई क्लासेस योर लर्निंग एक्सपर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आर्ट ऑफ कैलकुलेशन सीरीज का लेसन नंबर 5, जिसमें हम भिन्नों की तुलना, फ्रैक्शन कंपैरिजन के कई सारे केसेस देखेंगे। जो चीज़ें सीखी है उसका एप्लीकेशन देखेंगे और भी कई सारी नई चीज़ें जब क्वेश्चंस करेंगे, जब एग्जाम्पल्स करेंगे, तो जो भी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बेस्ट पॉसिबल अप्रोच होगी वो मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। वीडियो लेसन को अंत तक अगर देखेंगे तो बहुत कुछ सीख कर जाएंगे, जो एग्जाम में, कैलकुलेशन में, डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत ही उपयोगी होगा। इसलिए लेसन को मिस बिल्कुल ना करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर एक अपलोड की जानकारी तुरंत मिलती रहे। एप्ट्रिक्स ई क्लासेस का ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें। एप्ट्रिक्स ई क्लासेस के नाम से है। साथ ही साथ हमारा चैनल हेलो एप्ट्रिक्स भी ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपको हर एक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ बाकी लोगों को भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की और देखते हैं पहला कौन सा क्वेश्चन हमारे सामने आने वाला है। देखिए, पहला जो सवाल हमारे सामने है ये तो बड़ा ही आसान सवाल है। जितने बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं बहुत ही आसान है। अच्छा है, आसान सवाल से शुरुआत हो रही है। आगे आगे चल के मुश्किल सवाल ज़रूर होंगे जो आपको मुश्किल लगेंगे, लेकिन मैं आपको वो मुश्किल लगने नहीं दूंगा क्योंकि यही मेरा काम है, आपकी समस्याओं को कम करना। तो देखिए, ये क्या है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये वैल्यू मोर देन 1 है और ये वैल्यू लेस देन 1 है। ऐसे भिन्न, ऐसे फ्रैक्शंस आते हैं एग्जाम में कि हो सकता है कई सारे फ्रैक्शंस हों, जब उनको कंपेयर करना होता है, उनकी तुलना करनी होती है, तो ये अप्रोच बहुत काम आती है कि ये देखना कि कौन से एक से ज़्यादा है और कौन से एक कम है। वो क्लियर कट डिवीज़न कर देता है कि मान लिया बहुत सारे भिन्न लिखे हैं, फ्रैक्शंस लिखे हैं, तो ये पता है एक से ज़्यादा वाले ये हैं, एक से कम वाले ये हैं, तो ये क्लियर कट डिवीज़न हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग कहीं ना कहीं जो है आप फ्रैक्शंस में खोजिएगा जब भी कंपैरिजन आएगा कि कहीं एक से ज़्यादा और एक से कम वाले तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उनका क्लियर कट डिवीज़न एक हो जाता है पहले ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्वेश्चंस क्या है हमारे सामने। तो चलिए अब ये दूसरा फ्रैक्शन देखते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन फ्रैक्शन बड़ा है और छोटा है, कंपेयर करते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर 137, 192, 146, 224 दोनों फ्रैक्शन में ध्यान से देखना, ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है और मुझे क्लियर कट दिख रहा है, पता है आपको, कि डिनोमिनेटर डोमिनेट कर रहा है। इसलिए मैं कोई और तरीका आपको इसमें नहीं बता रहा हूँ, मुझे साफ साफ दिख रहा है। कैसे? देखो, न्यूमरेटर का जो चेंज है ना, वो चेंज 10 से कम है, लेस देन 10 है, और लेस देन 10% भी है, क्योंकि 10% 137 का अगर आप 10% कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा क्या, 13.7। ये जो चेंज है वो केवल 9 का है। 9 का चेंज डेफिनेटली कितना है, 10% से कम है, क्योंकि 13.7 होता है 10%। यहाँ के डिनोमिनेटर का चेंज मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 10% से बड़ा है, क्योंकि 10% से बड़ा होने का मतलब ये 19.2 से ज़्यादा होना चाहिए। आप खुद ही देखो, 224 और 192 का जो डिफरेंस होगा वो साफ साफ मुझे दिख रहा है कि 24 से बड़ा है, क्योंकि 200 से 224 ही 24 का डिफरेंस लाता है, तो 192 है। मुझे 10% इंक्रीज के लिए कितना चाहिए था, 19.2। ये डेफिनेटली 19.2 से ज़्यादा बढ़ चुका है। सो मोर देन 10% इंक्रीज डिनोमिनेटर में हो रहा है। कौन डोमिनेट कर रहा है? डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर डोमिनेट कर रहा है तो डिनोमिनेटर डिसाइड करेगा कि फ्रैक्शन में क्या होगा। बढ़ता हुआ डिनोमिनेटर, यहाँ डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ डिनोमिनेटर क्या करता है, पूरे फ्रैक्शन को कम करने की कोशिश करता है। इसलिए ये क्या होगा, ये फ्रैक्शन जो रिजल्टेंट नेट नया फ्रैक्शन जो है ये पहले वाले फ्रैक्शन से कम होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है और वही डोमिनेट कर रहा है। इसलिए इसका जो रिजल्ट है वो आपका सीधा सीधा ऐसे हो गया कि ये 137/192 इज ग्रेटर देन 146/224। आसानी से आप मार्क कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में 192/497, 176/434 आपको बताना है कि इसमें कौन सी वैल्यू बड़ी है या छोटी है। फ्रैक्शन कंपेयर करना, देखो ये भी कम हुआ, ये भी कम हुआ। अगर ये दोनों कम हुए हैं तो अब आपको यही पता करना है कि इसमें से कौन सी वैल्यू बड़ी या छोटी है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा या छोटा है। पता करते हैं। देखो साफ साफ पहले तो यहाँ ध्यान से देखेंगे। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो आपको पता है ये चेंज दिखना चाहिए कि ये 10% लेस देन 10% चेंज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, लेकिन लेस देन 10% का डिक्रीज हुआ है। ठीक है, अब अगर लेस देन 10% का डिक्रीज हुआ है और डिनोमिनेटर भी डिक्रीज कर रहा है तो दोनों का नेचर सेम ही है। मतलब हम डायरेक्टली नहीं, अगर आपको याद है जब मैंने डिस्कशन किया थियरी का, जब दोनों डिक्रीज होते हैं या फिर दोनों इंक्रीज होते हैं, यही तो ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जहाँ थोड़ा दिमाग लगाना होता है। अगर एक कम हुआ
और नीचे वाला बढ़ गया, तो इन केसेस में तो डायरेक्ट रिजल्ट होता है, लेकिन यहाँ दोनों कम हो रहे हैं ना, तभी तो थोड़ा बहुत एनालिसिस करनी होती है। तो मैंने कहा 10% का डिक्रीज है, लेस देन 10% का, मैग्नीट्यूड वाइज 10% से कम। यहाँ साफ साफ दिख रहा है मुझे, क्योंकि अगर ये 500 होता तो 50 का डिक्रीज मुझे 10% डिक्रीज देता। यहाँ देखो ये 434 है, तो डिक्रीज डेफिनेटली 10% से ज़्यादा है मैग्नीट्यूड के टर्म्स में। तो यहाँ डिक्रीज जो है वो 10% से ज़्यादा है मैग्नीट्यूड के टर्म्स में, दोनों डिक्रीज हो रहे थे, तो ये साइन लगाना ही नहीं था मुझे, बस यही देखना था कौन ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है। यहाँ कौन डोमिनेट कर रहा है, फिर से डिनोमिनेटर डोमिनेट कर रहा है, डिनोमिनेटर डोमिनेट कर रहा है और साथ में डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो रही है। घटता हुआ डिनोमिनेटर क्या करता है, घटता हुआ डिनोमिनेटर पूरे फ्रैक्शन को बढ़ाने की कोशिश करता है, इसलिए ये सेकंड वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। जिन लोगों को ये डोमिनेशन समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या बता रहे हैं डोमिनेशन, आप फ्रैक्शन कंपैरिजन का वीडियो देखिए, इसी सीरीज में मैंने पहले करा रखा है, डिटेल में समझाया है, वो समझ जाओगे, फिर ये आपको बहुत आसान लगेगा, कुछ भी मुश्किल नहीं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है कृपया जाके वो वीडियो पहले देख लें, फिर इसको देखें, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इसमें दो फ्रैक्शन दिए हैं, 4 डिजिट के दो फ्रैक्शंस हैं और इनको कंपेयर करना है। 3276 डिवाइडेड बाई 3289, 7565 डिवाइडेड बाई 7578। ऑल्दो नंबर बड़े बड़े दिख रहे हैं, पर एक बड़ा ही इसमें क्लू है जिसका इस्तेमाल करोगे तो आंसर आप तुरंत मार्क कर पाओगे। देखो ये यहाँ से यहाँ अगर कंपेयर करने लगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि देखो ये भी बढ़ गया है और ये भी बढ़ गया, दोनों बढ़े हैं, पर इसमें आप डायरेक्टली जो चीज़ करना है ना वो मत करना, तुरंत मत करना, दिमाग भी तो लगाना है, जो आपके पास है उसको कहाँ लेके जाओगे। देखो आप सीधा इसको घटाने में अपना समय व्यर्थ ना करो, एक छोटा सा चीज़ ध्यान से देखना, वो मुझे अभी दिख रही है कि ये वैल्यू जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से क्या है 13 एक्स्ट्रा है दोनों साइड। आप जरा ध्यान से बताओ मुझे कि मैं आपसे बोलूं कि ये a बाई बी है और ये आपका c बाई डी है, अगर यहाँ दोनों में चेंज जो है ना, यहाँ पर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 13 ज़्यादा, यहाँ भी 13 ज़्यादा है, यहाँ भी x ज़्यादा x ज़्यादा, इस केस में आपको पता है क्या होता है कि c माइनस ए और d माइनस बी दोनों बराबर होते हैं, कुछ भी हो ये फ़र्क नहीं पड़ता, बट बराबर होते हैं, मतलब इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस बराबर होगा। ये कैसे, अरे भाई बहुत आसान है, आप देखो d की वैल्यू क्या हो जाएगी c प्लस एक्स, b की वैल्यू क्या हो गई a प्लस एक्स। अब अगर इन दोनों का भी डिफरेंस निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा c माइनस ए, यहाँ से क्या मिलेगा c माइनस ए। ये बहुत अच्छी बात होती है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, बराबर हो गया। आप मुझे बताओ अगर दोनों का डिफरेंस बराबर हो गया, इसका मतलब दोनों में जो चेंज है, जो बदलाव है एब्सोल्यूट नंबर में, वो बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल इक्वल बदलाव है, इक्वल चेंज आएगा। अब जब इक्वल चेंज होता है मतलब आप कह रहे हो कि ये वैल्यू जो है चेंज हो रही है लेट्स से k अमाउंट से पॉजिटिव, ये भी वैल्यू पॉजिटिव k अमाउंट से बढ़ रही है, तो अगर अमाउंट ऑफ चेंज बराबर है, परसेंटेज चेंज कहाँ ज़्यादा होता है, जिसका बेस कम होता है, कम वैल्यू पे परसेंटेज चेंज ज़्यादा होता है। तो दोनों में k बढ़ रहा है, मुझे मालूम है, उसको सब्ट्रैक्ट करके अपना समय बर्बाद ना करें, k बढ़ रहा है। अब जो बेस कम है वहाँ परसेंटेज चेंज ज़्यादा होगा, देखो ये डोमिनेट कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू कम है डिनोमिनेटर से, तो ये डोमिनेट करेगा, तो यहाँ परसेंटेज चेंज ज़्यादा होगा, तभी ये डोमिनेट कर रहा है। अब न्यूमरेटर डिसाइड करेगा कि नया वाला फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा हुआ होगा। अगर न्यूमरेटर डोमिनेट करता है इस केस में, क्योंकि प्रतिशत बदलाव परसेंटेज चेंज न्यूमरेटर का ज़्यादा है, तो अगर न्यूमरेटर डोमिनेट करता है तो न्यूमरेटर डिसाइड करेगा कि नया फ्रैक्शन क्या होगा, बढ़ता हुआ न्यूमरेटर पूरे फ्रैक्शन को बढ़ा देगा, इसलिए दूसरा वाला फ्रैक्शन पहले वाले फ्रैक्शन से बड़ा होगा। इतना आसान है अगर आप दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और साथ में जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई है उसका इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आप दोनों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपकी जान को बहुत खतरा है, अपनी जान को जोखिम में ना डालें, ये सब चीज़ें सीख लें। चलिए अगला सवाल आपके सामने, ये कह रहा है 4302 अपॉन 4294 और 1989 डिवाइडेड बाई 1981। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए फिर से क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये क्या है +6 +8, एक्चुअली ये +8 है और देखो ये भी +8 है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो अंतर है वो बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको अभी समझाया कि ये और ये इसमें चेंज बराबर होना चाहिए। ये भी एक तरीका है पता करने का कि इन दोनों का चेंज बराबर है। आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी आपको मिलेगा वही बराबर, लेकिन समय की घोर बर्बादी के बाद। यहाँ आप बस इन दोनों को देख लो, अगर यहाँ ये दोनों चेंज +8 हैं, बराबर हैं, तो फिर ये दोनों डिफरेंस बराबर है। वही वाला केस हो गया कि यहाँ देखो डिक्रीज है k का, तो यहाँ भी k का ही डिक्रीज होगा। अब देखो डोमिनेट कौन करेगा, जिसका बेस कम है।
बेस कम किसका है? डिनोमिनेटर का। 4294, न्यूमरेटर तो 4302 है, तो बेस कम है डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर डोमिनेट कर जाएगा। अब इस केस में दोनों कम हो रहे हैं, डिनोमिनेटर अगर डोमिनेट करता है, दोनों कम हो रहे हैं, न्यूमरेटर से कोई मतलब ही नहीं, छोड़ दो, डिनोमिनेटर कम हो रहा है, डिनोमिनेटर अगर कम होगा तो ओवरऑल फ्रैक्शन को क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो ये केस हो गया, इसमें सेकंड वाला फ्रैक्शन पहले वाले फ्रैक्शन से बड़ा है। समझ रहे हो आप कि बहुत क्लोज फ्रैक्शन सही है, अगर आप ध्यान से देखो इनकी वैल्यू आप निकालने जाओगे वो बहुत करीब करीब आएंगे, लेकिन हम अपने लॉजिक से इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से निकाल पा रहे हैं। तो इसीलिए जब मैंने आपको सिखाया फ्रैक्शन कंपैरिजन, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं कैलकुलेशन टेक्निक में आपको फालतू की चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ, कुछ नया बताऊंगा, और वो नया आप सीख रहे हैं, आपको मज़ा भी आ रहा होगा। चलिए शुरुआत करते हैं और अगले क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है 179/252 और 101/203 में बताना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। ठीक है, अब देखिए ये सवाल कुछ ज़्यादा ही आसान है, मतलब इसको देखने का मन भी मुझे नहीं कर रहा है क्योंकि मुझे आंसर इसका साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, देखिए बेस क्या है? 250 के आसपास है, आपको पता है ये 70% के आसपास हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, और ये वैल्यू मुझे साफ साफ दिख रही है 50% के आसपास है। अब इसमें क्या ही सोचें, पहली वाली वैल्यू दूसरी वाली वैल्यू की बड़ी होगी। कैसे किया मैंने? देखो बेस लगभग 250 के आसपास है, अगर बेस आपका 250 के आसपास है तो जो 10% होता है ना वो 25 के बराबर हो जाता है। मैं वही कर रहा हूँ कि 25 टाइम्स 7 अगर जाते हैं तो 175 के आसपास वैल्यू मिलती है। तो ये लगभग 70% हो गया, ये लगभग 50% हो गया। अब इसमें क्या ही आपको दिमाग लगाना था, कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, कि इसमें पहला फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन से बड़ा है, इसमें बाकी ज़्यादा अब दिमाग ही मत लगाओ कि दोनों कम हो रहे हैं, दोनों कम हो रहे हैं, वो भी नहीं करना है। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप थोड़ा रोबस्ट रहिए। वो जो मेथड मैंने आपको बताया है, जो कॉम्प्लेक्स केसेस होंगे उनके लिए तो वो बिल्कुल केक वॉक है। यहाँ तो बहुत ही आसान केस है, मतलब परसेंटेज की थोड़ी सी जानकारी आपको पहले बता दी, वो तो जब फ्रैक्शंस क्लोज होते हैं ना तब लगाएंगे। यहाँ तो फ्रैक्शन ऑलरेडी इतना बुरी कंडीशन में है कि इनको देख के आंसर अगर मार्क नहीं किया तो फिर इन सवाल को ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत देना हुआ, देखो और लगा दो। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 767, 1521, 489, 980, इसमें बताना है मुझे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। ठीक है, तो देखो इन दोनों में डेफिनेटली क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, साफ साफ मुझे दिख रहा है। या तो आप परसेंटेज रूट में जाइए, लेकिन परसेंटेज रूट में जाने के बाद ठीक है आपको पहली बात तो एक बड़ा बड़ा सब्ट्रैक्शन करने की ज़रूरत है। मैं करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको अल्टरनेट तरीका भी यहाँ बताऊँगा। ये आपको देखिए साफ साफ जो चेंज है वो 571 का है, डिनोमिनेटर में बड़ा चेंज है। न्यूमरेटर में जरा चेंज ध्यान से देखो तो आपको कैसे निकालोगे? आप उल्टा चलना, अगर कभी भी चेंज निकालना है उल्टा चलते हो जल्दी पहुँचोगे आप। पहले तो आप क्या करिए, सीधे पहुँच जाइए 500 पे, तो 11 चलना पड़ेगा, फिर 267 और चल जाइए, तो 278 आपको चलना पड़ा, डिक्रीज करना पड़ा। अब देखिए 571 का आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा 1521 पे। ठीक है, तो ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये अगर मैं परसेंटेज निकालने जाऊं तो ये मुझे साफ साफ दिख रहा है परसेंटेज के टर्म में कि ये 33% से ज़्यादा है। कैसे? अब ध्यान से देखो, ये वैल्यू है 571 और ये वैल्यू है आपकी 1521। दूसरा जो चेंज है वो है -278/767, राइट। अब मुझे ये देखना पड़ेगा ना कि कहाँ पर परसेंटेज चेंज ज़्यादा या कम है, वो कहानी हमें कहीं ना कहीं समझनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, अब देखो 10% वैल्यू 76 के आसपास है, आपको ये वैल्यू दी है 278, कितने गुना जाओगे आप? 3 टाइम्स तो आपको जाना ही जाना है। अब देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पर अगर आपकी परसेंटेज कैलकुलेशन बहुत फास्ट नहीं है तो यहाँ पर आपको ज़्यादा फायदा मिलने वाला नहीं है। उसका कारण आप देख रहे हैं, ज़्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है। वो इसलिए ज़्यादा फायदा आपको नहीं मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज़ आपने लिखी हैं वो वैल्यूज़ आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। तो वैल्यूज़ अगर आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो गई हैं कि इनका परसेंटेज कैलकुलेशन अगर आप जल्दी नहीं कर पाए तो आप से फिर ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो या तो आप परसेंटेज कैलकुलेशन को इतना बेहतर करें या फिर कुछ अल्टरनेट तरीका हो इस केस को करने का। जब बेस बड़े हो जाएंगे और वो केस नहीं है कि जहाँ पर चेंज मुझे बराबर दिख रहा है तो मैं क्या करूँ। ठीक है, तो जरा मैं थोड़ा अल्टरनेट तरीका भी आपको बताता हूँ, वो जरा ध्यान से समझें इस क्वेश्चन में। अल्टरनेट तरीका क्या है, बहुत ही रोबस्ट रही है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो इस वैल्यू को ध्यान से देखो, 767 है, ये 489 है, इन दोनों को 1 बनाने की कोशिश करते हैं, 1 बनाते हैं। डिनोमिनेटर को जरा ध्यान से देखो, अगर आपने इसको डबल किया 750 का डबल 1500 होता है, 17 बचेगा, 1534 बनेगा। ये वैल्यू कितनी हो गई? 2 माइनस का मतलब है 2 से थोड़ा कम। इसका डबल करोगे ना तो 1534 आएगा। इसका मतलब ये अगर 1 बनाता हूँ, 1521 को 767 से डिवाइड किया तो 2 से थोड़ा सा कम आएगा,
489 है, डबल कर दो जरा। 490 का डबल 980 होता है, ये तो 489 ही है, तो ये डेफिनेटली 2 प्लस आएगा। अगर मैं इसको 1 बनाऊँ, इसको 980 को 489 से डिवाइड करूँ, 2 से बड़ा आएगा। आप बताओ, दोनों के न्यूमरेटर 1 हो गए, और जिसका डिनोमिनेटर कम होगा वो वैल्यू ज़्यादा होगी कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आप लोग कभी सोचते नहीं हो, ठीक है। मैं आपको बताऊँ, जब ये फ्रैक्शन मैंने देखा था तभी मुझे मालूम था कि ये 2 माइनस 2 प्लस बन रहा है, ठीक है। बिफोर कि मैं वो अपना परसेंटेज वाला जो है कि कितना चेंज हो रहा है, परसेंटेज चेंज भी देखूं, तो आपको रोबस्ट होना है, आपको फिक्स नहीं होना है, ठीक है। कि ये क्वेश्चन देखा, यहाँ पर जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ है वो 2 माइनस 2 प्लस, प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा कि कहाँ पर मुझे क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे बेस्ट था कि साफ साफ दिख रहा है कि 2 प्लस दूसरा वाला है 1 अपॉन, और 1 अपॉन 2 माइनस से पहला वाला बड़ा हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, सवाल देखते हैं। देखिए 1057 अपॉन 2410 और 393 अपॉन 896, इस फ्रैक्शन को कंपैरिजन करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें खैर ये पहला वाला नंबर इतना मुश्किल नहीं है, मतलब बहुत बड़े नंबर नहीं, ये भी एक्चुअली 3 डिजिट का ही नंबर है, लास्ट में 0 आ रहा है। 1057 है, 393, लेकिन नंबर देखिए काफ़ी क्लोज है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो पहली बात तो ये, अगर नंबर आप ध्यान से देखें, ये नंबर अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी है, 4/9 है, 40/90 कर लो। और इस वैल्यू को देखना आप, तो ये 10/24 है लगभग। अगर ये वैल्यू आपकी 10/24 है तो ये लगभग 5/12 के आसपास है, ठीक है। आप ध्यान से देखो, ये 8.33 हो गया, 1/12 मल्टीप्लाई करो 41 पॉइंट समथिंग, और ये वैल्यू आपकी 4/9 है, 1144 पॉइंट समथिंग। लेकिन ये अप्रॉक्सीमेशन जो आप कर रहे हो ना, जब वैल्यूज क्लोजर होती हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वैल्यू सिर्फ डिजिट को डिलीट करने से काम नहीं चलता। अगर आपने डिजिट को डिलीट कर दिया तो आप एक्यूरेसी लूज करते हो। तो अगर आपने इस तरह से अप्रॉक्सीमेशन करके आंसर मार्क किया, क्योंकि नंबर क्लोजर हैं, ये किसी भी डायरेक्शन में पलटा जा सकता है, आप गलत भी हो सकते हो, ठीक है। इसलिए थोड़ा सावधानी बरतनी है जब नंबर्स क्लोजर हो। यहाँ पर नंबर्स काफ़ी करीब हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि इस केस में क्या करना है। नंबर्स करीब हैं, या तो आप परसेंटेज चेंज आसानी से कैलकुलेट कर पाओ कि आप 1057 पे 4 डिजिट का नंबर है। प्रॉब्लम बस यही है, 4 डिजिट के नंबर पे परसेंटेज कैलकुलेशन इतनी आसान नहीं होती है, ठीक है। 3 डिजिट के नंबर पे तो फिर भी आसान होती है, कर ले जाओगे, काफ़ी हाई लेवल प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। तो 4 डिजिट नंबर में परसेंटेज कैलकुलेशन का इस्तेमाल या तो बहुत ऑब्वियस केस हो, जब नंबर दूर दूर होते हैं, थोड़े से ऑब्वियस केसेस होते हैं, तो वहाँ तो ठीक है, यहाँ डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं आपको कुछ और बताता हूँ। यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे मैं कहते हैं ना कि रोबस्ट रही है। यहाँ पर अगर इन दोनों नंबर्स को ध्यान से देखें, या इन दोनों नंबर्स को ध्यान से देखें, ये नंबर जो है ना सेंचुरी नंबर्स के आसपास हैं, या फिर 50s के मल्टीपल के आसपास हैं, समझ रहे हो। ये नंबर सेंचुरी नंबर के पास हैं, ये नंबर 50s के आसपास हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन जितना मुश्किल आपको दिख रहा है क्रॉस, उतना होगा नहीं। ऑल्दो ये 4 डिजिट और 3 डिजिट का नंबर है, पर यहाँ पॉसिबल है। मैंने बोला आपको रोबस्ट रहना है, आपको फिक्स नहीं करना है अपने आप को। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मुझे क्यों सुटेबल दिखाई दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये नंबर जो है सेंचुरी नंबर के पास है, ये नंबर भी क्या है, सेंचुरी नंबर के। सेंचुरी नंबर का मतलब जिस नंबर के अंत में 00 आता हो, ठीक है। और ये नंबर क्या है, सेंचुरी नंबर के पास है, 10 है, यहाँ 57 है, 57 50 के मल्टीपल के पास है। अब देखो मैं करने क्या जा रहा हूँ, मैं इसको ब्रेक इस तरह से करूँगा ना कि आप कहोगे इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। मैं कहूँगा ऐसे मैं कराऊंगा नहीं ना आपको, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से देखना। मैं इसको पहले तो लिखूंगा 1057 इंटू 896, और ये हो गया आपका 2410 इंटू 393। ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इस नंबर को लिखने जा रहा हूँ 1000 प्लस 57, इस नंबर को लिखने जा रहा हूँ 1000 माइनस 104, ये नंबर मैं लिखने जा रहा हूँ 2500 माइनस 90, और ये नंबर मैं लिखने जा रहा हूँ 400 माइनस 7। आपको सब समझ में आ जाएगा क्यों किया मैंने ऐसा। कंपैरिजन करना है मुझे, कौन ज़्यादा है कौन सा कम है, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है इसकी। जब कंपैरिजन करना है तो मैंने कोशिश करी इसको करने की, इसलिए कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 10 टू द पावर 6, एक के बाद 6 zeros, इनको भी मल्टीप्लाई करो जरा, वही मिलेगा, एक के बाद 6 0। तो इनका जो आपस में प्रोडक्ट होने वाला है ये किसी काम का नहीं है, डिलीट हो गया। कंपैरिजन करना ना कौन बड़ा कौन ज़्यादा, तो जो चीज़ें दोनों में है उनको हटा दो। अब देखो यहाँ पर 57 को हमें क्या करना है, अब देखो फिर क्या मिलेगा, 1000 इंटू 104 और 57 इंटू 1000। तो ये 104 माइनस के साथ है और ये 57 के साथ पॉजिटिव है।
तो अल्टीमेटली देखो क्या मिलेगा आपको 47,000। 1000 के साथ -104, 1000 के साथ +57, नेट क्या हो गया -47,000 लिख दिया। साथ ही साथ आपको मिलेगा 57 × 104। ध्यान से देखना, नेगेटिव में 57 × 104, इसको भी निकालना मुश्किल काम नहीं है। इसको आप लिखो 57 × 100, ये हो गया -5700 -57 × 4 कितनी वैल्यू होगी, डबल करके फिर से डबल कर दो, 228 लिख दे रहा हूँ, ठीक है 228। ये वैल्यू मैंने आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई, ऐसे करेंगे। अब राइट हैंड साइड में जा रहे हैं, देखो 2500 × 7, ये हो गया 25 × 7, उसके बाद 2 zeros, 25 × 7 क्या हो गया 17500, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। सो मैं इसको लिख रहा हूँ 175। साथ में देखो 90 को 4 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 360 के बाद 00, ये भी इंटरेस्टिंग है। 90 को 4 से किया तो 360 मिला और 00, ये भी नेगेटिव। सो 175 और 360 ये दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बन गया -535, लास्ट में 00, क्या बचा और अब बचा है 90 और 7 का मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई कर दो, प्लस हो जाएगा 630। कंपेयर करना है। अब देखो यहाँ पर 53,500 नेगेटिव में है, यहाँ 630 पॉजिटिव में है। अब क्या करेंगे ना, दोनों साइड से 53,000 हटा रहे हैं, तो यहाँ 53,000 अगर आप हटाओगे, देखो ये तो मैंने सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया है। आप कहोगे ये जो वैल्यू है ना, इसका जो सम अगर निकालना है मुझे, आप कहोगे यहाँ से -300 और लूँगा मैं, तो ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी -53K, क्योंकि ये आपकी क्या है 47 और 57, 47,000 और 5,700 अगर आप ऐड करोगे तो 53,000 नहीं मिलेगा, 300 और नेगेटिव में चाहिए, तो 300 और नेगेटिव में इसको दे दो तो ये बन गया। तो 300 अगर आपने नेगेटिव में दिया तो 300 आपको प्लस में देना पड़ेगा, तो ये वैल्यू आपकी कितनी बन जाएगी +60 +72 +72। अब ये 53 के हटा रहा हूँ यहाँ से भी हटा दूंगा, तो यहाँ मिलेगा -500 + 630, इसका डिफरेंस क्या हुआ 130। इतना कुछ करने के बाद, कॉमन एलिमेंट हटाने के बाद मुझे दिख रहा है कि ये दूसरी वाली वैल्यू पहले वाली वैल्यू से बड़ी है, तो ये फ्रैक्शन जो है पहले वाले से बड़ा है। आपको ये लग रहा होगा कि ये तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसको कुछ चंद समय में किया जा सकता है अगर आप अलर्ट हैं, और आपको एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लगा रहा था, ये कुछ भी नहीं है, इतनी कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है मेरे लिए, ठीक है। आप भी कर सकते हैं अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से वैल्यू निकल आएगी, जो कि एक बहुत क्लोज फ्रैक्शन की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये बहुत क्लोज फ्रैक्शंस की वैल्यूज़ हैं, उसके बावजूद जो है आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। कॉमन एलिमेंट हटा के आपको वैल्यू नहीं निकालनी है। फिर से ध्यान रखना, जब कंपैरिजन करते हैं तो बस यही पता लगाना है कौन ज़्यादा है कौन कम है, तो वहाँ पर आप कॉमन चीज़ें हटाते रहो, तो आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी सरल। और क्वेश्चन में ही क्लू छुपा होता है, कैसे कैलकुलेट करें, क्वेश्चन में दिख रहा था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए कुछ फ्रैक्शन दिए हैं, कह रहे हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करना है इन फ्रैक्शंस को, तो आप दो चीज़ें ध्यान से देखिएगा, ये तो बहुत ही आसान केस है। इन सब में जो डिफरेंस है वो कितना है 2 अगर इन सब में डिफरेंस 2 है तो इस असेंडिंग ऑर्डर में सब में डिफरेंस 2 का होगा, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिफरेंस 2 हर जगह है, तो अगर न्यूमरेटर को आप प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर लें तो ये भी डिफरेंसेस बराबर होंगे सब में 2। आप बताओ, जब ये डिफरेंसेस ऐसे हैं तो इसमें आपको पता ही है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, और आप कह रहे हो हर जगह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बराबर का चेंज हो रहा है, बढ़ रहे हैं सब, बराबर का चेंज हो रहा है। आप बताओ, जब न्यूमरेटर आपका कम है और चेंज बराबर है तो कौन डोमिनेट करेगा, न्यूमरेटर डोमिनेट करेगा, तो न्यूमरेटर डिसाइड करेगा कि फ्रैक्शन का नेचर क्या होगा। न्यूमरेटर बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली, क्या होगा, ये फ्रैक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है, ये फ्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो इस तरह से आप आसानी से लिख सकते थे कि ये वैल्यू आपकी ऐसे होगी, परसेंटेज चेंज न्यूमरेटर में ज़्यादा होगा कंसेक्यूटिवली। दूसरा तरीका भी था, आप इसको ऐसे लिख सकते थे कि ये 1 - 2/13 था, ये आपका 1 - 2/15 था, ये 1 - 2/17 था, ये 1 - 2/19 था। तो आप देखो इसमें वैल्यू, आप ध्यान से देखो कि ये वाली जो वैल्यू है ना, 1 से घटने वाली वैल्यूज़ क्या होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं। 1 से घटने वाली वैल्यू लगातार कम होती जा रही है, तो ये वैल्यू क्या होगी, लगातार बढ़ती रहेगी। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, आप आसानी से इस तरीके से लिख सकते हैं, बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। फिर से एक दूसरा क्वेश्चन है, असेंडिंग ऑर्डर में इन क्वेश्चन को अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है,
असेंडिंग ऑर्डर का मतलब फिर से कम से ज़्यादा की तरफ हमें आगे बढ़ना है। देखो कुछ भी समझ में आए ना आए, मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि ये है सबसे कम। क्यों सबसे कम है? देखिए पहली बात तो ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का गैप एक तो बहुत ज़्यादा है, 11/18। डिनोमिनेटर जो है 18 है और न्यूमरेटर कितना दिख रहा है आपको? 11। आप खुद ही देखो, अगर आप इनके नियर बाई नंबर से आप कंपेयर करते हो तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये नंबर छोटा है भाई। 16/19 से 11/18 डेफिनेटली छोटा है। 13/17 से भी डेफिनेटली छोटा है, क्योंकि यहाँ पर देखो न्यूमरेटर कम हो गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो कोई टेंशन ही नहीं है यहाँ पर। मतलब ये नंबर तो सबसे छोटा ही है, क्योंकि 23/26 से तो कंपैरिजन करना ही मत, दुखी हो जाओगे। ठीक है। दूसरा तरीका भी था, आप अगर एस्टिमेट लगाते तो आपको सारे नंबर जो आपके सामने लिखे हुए हैं, सारे नंबर जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ये जो नंबर है ना, इसकी अगर परसेंटेज वैल्यू आप कैलकुलेट करने जाओगे तो ये परसेंटेज वैल्यू 60% से थोड़ा सा ऊपर आएगी आपकी, है ना। 18 × 6 निकालिए, कितना होता है? 108। सो ये वैल्यू 108 ये 110 के कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, थोड़ा सा ज़्यादा है, 60% के आसपास है। लेकिन बाकी सारी जो वैल्यूज़ है ना वो 60% के आसपास नहीं है। ये लीस्ट वैल्यू आपको मिल गई। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन स्किल अपनी बेहतर करिए। जब आपको लीस्ट वैल्यू मिल गई तो मैं लीस्ट वैल्यू को कह देता हूँ 1। ठीक है, ये वैल्यू आपकी हो गई 1। अब जो बाकी के फ्रैक्शन हैं उनको जरा ध्यान से देखो, इन दोनों फ्रैक्शन को ध्यान से देखो, 16/19 और 23/26, और यहाँ पर नंबर क्या है? 13/17। तो 13/17 की जगह अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने लिखता ध्यान से देखना, मैं आपके सामने इसके सामने कर रहा हूँ 13/16। अगर मैं आपके सामने ये नंबर इसको हटा दूं और ये लिख दूं 13/16, आपके पास फिर जो 3 नंबर बचेंगे 13/16, 16/19, 23/26। इन तीनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस क्या है? इन तीनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है वो बराबर है। और इसके बाद तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि फिर मुझे अगर रैंकिंग करनी है, लीस्ट वाला तो मैं पहले ही कर चुका हूं क्योंकि ये बहुत कम था, इसको इन लोगों से कंपेयर नहीं करना है, तो इसका तो लीस्ट होना ही है 1। इसके बाद कौन आएगा? आप कहोगे फिर तो ये आएगा 13/16, फिर आपका आएगा ये 16/19, फिर आपका आएगा ये वैल्यू, क्योंकि आपको पता है कि ये बढ़ती जाती है। अगर डिफरेंसेस बराबर हैं तो जैसे जैसे न्यूमरेटर बढ़ता जाता है वैल्यू बढ़ती जाती है। सवाल उठता है लेकिन इन्होंने 13/17 पूछा था। मैं कहूँगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर इसकी रैंकिंग सेकंड है 13/16 पे ही, तो 13/17 पे चेंज नहीं होगा, ये तो और कम हो जाएगा। तो जिसकी रैंक सेकंड है वो सेकंड ही रहेगा, क्योंकि 1 नंबर वाला तो बहुत छोटा है, उसकी तो बात ही नहीं करेंगे। अगर हमें कंपैरिजन करना है 3 और 2 का, तो देखो मुझे पता है 4 3 से बड़ा है, ये वाला इससे बड़ा है। अब ये अगर 16 से आपने 17 कर दिया डिनोमिनेटर, तो ये वैल्यू और कम हो गई, तो ये 2 है 2 ही रहेगा। तो ऐसे ऑर्डर बन गया, मतलब थोड़ा रोबस्ट रही है। एक तरीका और भी है, उस तरीके से जो मैंने कराया था आपको 1 माइनस ऐसे आप 4/17 करके इसको करिए, उससे भी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, पर कहते हैं ना अल्टरनेटिवली भी सोचिए, जितना तरीके से सोच सकते हैं सोचिए, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप काफ़ी तेज हो जाएंगे। फिर अगले सवाल में कह रहा है कि अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर 19/16, 24/11, 17/13, 23/15। सारे नंबर 1 से बड़े हैं, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, लेकिन ये थोड़ा अलग से ही मेरी आंखों में खटक रहे हैं क्योंकि इनकी वैल्यू 2 से ज़्यादा है। बाकी कोई भी नंबर ऐसा नहीं है इसकी वैल्यू 2 से ज़्यादा हो, तो ये हो गया हाईएस्ट। ठीक है, सबसे ज़्यादा हो गए हाईएस्ट, इनके बारे में अब भूल जाइए। अब बाकी जो वैल्यूज़ बची हैं वो मुझे कहीं ना कहीं उनके बारे में थोड़ा सोचना है। तो आप कहोगे अब जो वैल्यूज़ मेरे सामने हैं इनमें मैं पता करता हूं कि कौन सी वैल्यू कम है और कौन सी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, कई तरीके हो सकते हैं, मैं आपको सबसे आसान तरीका बताने की कोशिश करूंगा। ये वैल्यू आप ध्यान से देखना, ये वैल्यू है आपकी 1 + 3/16, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 + 4/13, ये हो जाएगी 1 + 8/15। इन तीनों में तो रैंकिंग करनी है जो वैल्यूज़ बाकी हैं। आप मुझे बताओ कि ये 4/13 3/16 से डेफिनेटली बड़ा है। क्यों भाई? 1 तो सब में आ गया ना, कंपैरिजन करना है कौन ज़्यादा कौन कम, अब कुछ बचा ही नहीं है। ये देखो 4/3 डेफिनेटली 3/16 से ज़्यादा है। क्यों भाई? डिनोमिनेटर कम हो गया, न्यूमरेटर बढ़ गया, डेफिनेटली ज़्यादा है। या आप ऐसे भी सोच सकते हो, परसेंटेज टर्म में सोचिए, ये 20% से थोड़ा सा कम है, ये आपका 30% से ज़्यादा है। 20% थोड़ा कम क्यों बोल रहा हूँ? 10% 1.6 हुआ, 20% आपका 3.2 हुआ, ये उससे थोड़ा सा कम है। 13 है, 13 का 30% कितना होगा? डिनोमिनेटर का 13 है, 3.9, तो ये 30% थोड़ा ज़्यादा है। ये वैल्यू आप ध्यान से देखना, ये आपका 50% से थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर बड़े की बात आएगी, अब रैंकिंग जो लीस्ट की हम पहले ही हाईएस्ट की पहले ही कर चुके थे, यानी 4th रैंक जा चुकी है, अब लीस्ट से शुरू करना है। ये हो गया आपका 1, ये आपका उससे बड़ा हो गया 2, ये आपका उससे बड़ा हो गया 3। ठीक है, तो इस तरह से आसानी से आप आंसर लिख सकते हैं कि ये वैल्यूज़ आने वाली हैं।
ये वैल्यू वैसे भी साफ साफ दिख रही थी कि ये 1.5 से बड़ी है, क्योंकि 15 को अगर मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2.25 मिलेगा, तो ये 1.5 थी। इसकी भी जो है सेकंड लास्ट रैंकिंग क्लियर थी। बाकी वैल्यूज़ में कन्फ्यूज़न था, थोड़ा सा उनको कंपेयर करना था, बट इन दोनों में तो ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े वैल्यूज़ थी, आप आसानी से देख सकते थे इनको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी मिल रही होगी फ्रैक्शन कंपैरिजन की। अगला सवाल कह रहा है कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ क्रम, तो बढ़ते हुए क्रम में अगर इनको आपको अरेंज करना है तो देखिए ध्यान से, पहले इसमें फ्रैक्शन जब भी आपके सामने लिखे होते हैं आपको देखना है कहीं मोर देन 1 लेस देन 1 से कोई डिवीजन हो रहा है क्या। देखो इस केस में बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन ये केस इतना आसान है कि इसमें सब में गैप देखो 6-6 का दिया हुआ है। अगर इसमें गैप सब में 6-6 का दिया हुआ है तो फिर क्या बचा आपको, आप न्यूमरेटर्स को अरेंज कर लो ऑर्डर में। तो देखो ये सबसे कम न्यूमरेटर है ये वाला, तो 1 रैंक, ये उससे ज़्यादा 2 रैंक, ये उससे ज़्यादा 3 रैंक, ये उससे ज़्यादा 4 रैंक, ये उससे ज़्यादा 5 रैंक। हो गया। क्यों, आपको पता ही है ना कि लीस्ट बेस पे ज़्यादा परसेंटेज चेंज होता है, न्यूमरेटर डोमिनेट करेगा यहाँ पर, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो न्यूमरेटर के हिसाब से अरेंज हो गया, कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए एक सवाल और देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हो रहा है कि अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। फिर से नंबर्स आपके सामने दिए हुए हैं, 64/328, 28/152, 36/176, 49/196। और हमें क्या बताना है, हमें यही बताना है कि इन नंबर्स को अरेंज करने के बाद हमें क्या ऑर्डर मिलने वाला है। तो देखो यहाँ पर सारे नंबर अगर हम कंपेयर करें किन्हीं भी दो नंबर्स को, तो यहाँ पर एक चीज़ तो है कि ये केस डायरेक्ट वाला केस नहीं कि कहीं न्यूमरेटर कम हो रहा है और डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, ऐसा केस नहीं है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे। आप किन्हीं भी दो फ्रैक्शंस को ले लो, अगर न्यूमरेटर कम हो रहा है तो डिनोमिनेटर भी कम हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहना है। ठीक है, आपको यहाँ कंपैरिजन में थोड़ा सा केयरफुल रहना है। तो कंपेयर करने की शुरुआत करते हैं। अभी देखिए, पहले कोशिश करिए और पता लगाने की कोशिश करिए कि कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा या सबसे बड़ा हो सकता है। ठीक है, रफली आइडिया लगाइए, परसेंटेज के टर्म में सोचने से बहुत फायदा होता है। देखो इसको ध्यान से, अगर आप देखो डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को, ये वैल्यू क्लियरली लेस देन 20% है, बहुत क्लोज है, 20% के बहुत करीब है, लेकिन 20% से कम है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर का 10% 32.8 है। डबल करोगे 65.6 मिलेगा, उससे कम है तो 20% से कम है। इस वैल्यू को ध्यान से देखना, 15 का डबल 30 होता है, ये भी वैल्यू आपकी 20% से कम है। इस वैल्यू को ध्यान से देखो, 17.6 का डबल आपका कितना होता है, 35.2, ये उससे ज़्यादा है न्यूमरेटर, 35.2 से ज़्यादा है, 20% से ज़्यादा है। इस वैल्यू को ध्यान से देखो, इसके बारे में तो क्या ही कहें, ये तो बहुत ज़्यादा है, ये 20% थोड़ा सा ज़्यादा है। इसको ज़रा ध्यान से देखो आप, ये लगभग अगर आप इसको 200 भी मान लो तो ये परसेंटेज कितना हो जाएगा, 24.5%। हाईएस्ट का तो क्लैरिटी पहले से ही है कि इनकी चौथी रैंक है। मुझे क्या पता करना था, तीसरी रैंक, ये तीसरी रैंक है क्योंकि ये मोर देन 20, बाकी दोनों लेस देन 20 हैं, तो इसकी तीसरी रैंक होगी। सबसे छोटा कौन होगा, अब मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना। जब हमने इसको डबल किया था, 20% निकाला था, तो आप जरा ध्यान से देखना आपको क्या मिला था, आपको मिला था 30.4। यहाँ पर जब आपने निकाला था आपको मिला था 65.6। ध्यान से देखना, यहाँ आपको कम करना है 1.6 64 लाने के लिए, यहाँ आपको कितना कम करना है, यहाँ आपको करना है 2.6। साथ ही इसका बेस भी छोटा है, 2.6 अगर आपको कम करना है वो भी कम बेस पे, ज़्यादा प्रतिशत फॉल होगा। यहाँ पर आपको 1.6 कम करना है, बड़े बेस पे कम फॉल होगा परसेंटेज में, इसलिए ये वैल्यू बड़ी होगी रैंक 2, ये वैल्यू होगी छोटी रैंक 1। अरेंज कर दिया मैंने, कहाँ मैंने एग्जैक्ट वैल्यू निकाली, कहीं भी नहीं, सिर्फ हम लोग बेसिक प्रिंसिपल जो परसेंटेज का है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और वैल्यूज को अरेंज कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेसन में और अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस शीट में, अभी और सारे क्वेश्चन कराएंगे। डीआई में इसका एप्लीकेशन मैं आपको दिखाऊंगा कि फ्रैक्शन कंपैरिजन का डीआई में क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा, और अगर मजा आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और इस कैलकुलेशन सीरीज के बारे में बताना। धन्यवाद, हैव ए ग्रेट टाइम, थैंक यू सो मच।